वेलकम वंस अगेन। चलिए, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। जैसे कि मैथ से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछें कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे प्यारा होता है तो मैथ ही होता है, क्योंकि मैथ में चैलेंजेस मिलते हैं और चैलेंजेस को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर किसी को दिक्कत होगा, मैथ से परेशानी होगा, बातें समझ में नहीं आती होंगी, तो आप आज एक काम करो, जितना देर तक ये वीडियो चलेगा, लगभग 30 मिनट या 35 मिनट, उतना समय अपना दे दो। मैं गारंटी लेता हूँ कि बातें सब समझ में आएंगी और आज के बाद से मैथ का जो डर है दिल से निकल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, जो 3 वर्डों के मेल से बना है, ट्री गॉन मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात इसके अंतर्गत वैसे आकृति का अध्ययन करेंगे जिसमें क्या हो, 3 भुजा हो, और उन तीनों भुजाओं के माप के संदर्भ में क्या होगा, जो अध्ययन होगा उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ भी आइए, इसका हिंदी नाम लेते हैं तो त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। 3 कोणों का जो माप होगा वही क्या होगा, त्रिकोणमिति होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति एक्चुअल में 3 कोणों का जो माप है वह किससे संबंधित माप है। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंस का, कि त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंस के संदर्भ में एक गणितज्ञ थे जिन्होंने कहा था कि ये जो चैप्टर है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके जैसा उन्हें नहीं लगता था, मुझे भी नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसा विषय, ऐसा शब्द, ऐसा चैप्टर, ऐसा अध्याय हो जो गणित के बीचों बीच भाग में आता हो। यानी बीचों बीच भाग में आने का मतलब क्या? बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना यानी गणित का जो पूरा भाग है उन सारे हिस्सों को जोड़ना और बैलेंस बनाने का काम केवल और केवल वो एक अध्याय है, त्रिकोणमिति। इसीलिए हमने आज त्रिकोणमिति से ही शुरू किया है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति है क्या? देखिए, त्रिकोणमिति का और उपयोग बताते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई लंबी मीनार है, जैसे कोई बहुत लंबी मीनार है, जैसे बात करते हैं कुतुब मीनार, जो कहाँ है जी, दिल्ली में। तो इस कुतुब मीनार की ऊंचाई मापना हो, जैसे आप मापते हैं ना जी, जैसे कि मान लीजिए कि इस मार्कर का माप बताना, तो बताइए कहिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उसी तरह हम अगर आपसे पूछे कि इस कुतुब मीनार की ऊंचाई बताइए, तो क्या आप इस कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ कर मापिएगा? चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि आप इस पे आप चढ़ कर माप लिए, क्योंकि चढ़ने का सीढ़ी है, आप चढ़ कर माप लिए। अगर बात करने के संदर्भ में बात आगे बढ़ाया जाए, अगर हमने आपसे ये कहा कि ये लीजिए, ये जो आपको क्या है, ये आपको आसमान में उड़ रहा गुब्बारा है, पैराशूट। अब ये धरती से कितना ऊंचा है, इसकी ऊंचाई मापिए। तब इसमें कहा कुछ है कि आप इसको ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के मापिएगा। क्या इसको मापा जा सकता है? तो जी बिल्कुल, इस पे बिना चढ़े नीचे से सीढ़ी लगाए हुए, ना ही इस कुतुब मीनार के ऊपर चढ़े हुए, ना ही आसमान में उड़ रहे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को नीचे से सीढ़ी लगाकर, या पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसको बिना चढ़े हुए, बिना मापे हुए हम आसानी से माप सकते हैं नीचे खड़े खड़े। ठीक है, तो वह किस वजह से संभव हो पाया है? वह इस वजह से संभव हो पाया है, इसी त्रिकोणमिति के वजह से। तो कैसे माप करेंगे उस लंबी मीनार का, या हवा में उड़ रहे पैराशूट का, या आपको हवाई जहाज का? तो उन चीजों को आगे देखेंगे आगे बढ़ने के संदर्भ में। तो ठीक है, त्रिकोणमिति हमने क्या समझा कि 3 कोणों का माप होता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो मैथ विषय है उसके सारे हिस्सों को जोड़ कर रखता है। और इसका उपयोग क्या है कि कोई भी कितना ही ऊंचा वस्तु हो, कितना ही ऊंचाई पे हो, बिना उसको माप किए किसी रास्ते का चौड़ाई मापना हो, चौड़ाई और ऊंचाई आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन, कुछ गणना करके। ठीक है, जो गणना आप बैठे बैठे पेन कलम को, पेन और कागज को लिए हुए कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज होता है कि त्रिकोणमिति इज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिकोणमिति क्या है?
वह केवल समकोण त्रिभुज से, त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रिकोणमिति कही है, अर्थात समकोण त्रिभुज के संबंधित आप अध्ययन कीजिए। उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोण। उसी में वही क्या है? त्रिकोणमिति है। ठीक है, उसी को नहीं कहते, वही क्या है? त्रिकोणमिति है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप सभी को अवगत होंगे, नहीं अवगत हो तो आ जाइए देख लेते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है कोण के आधार पर, एक समकोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण। समकोण के बारे में हमको अध्ययन करना है, बाकी बातें आप पढ़ चुके होंगे या अगले क्लास में या बाद वाले क्लास में, जहां पे जो आएगा पढ़ा जाएगा। देखिए, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि वैसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई हो तो चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, तो समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है इसके अंतर्गत। तो इसमें हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब मिटाना शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए, समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ तक जान चुके हैं, तो अब कुछ बातों को जानना जरूरी है। क्या है जी? देखिए, पहला है सम्मुख भुजा। उम्मीद है कि आप इन बातों को पहले से जानते होंगे, लेकिन मेरा जो काम है उसको बताना है, बता देते हैं। देखिए, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या कहते हैं? सम्मुख मतलब सामने वाली, सम्मुख मतलब सामने वाली। अगर किसी भुजा के सामने वाली भुजा के बारे में बात किया जाएगा तो कहा जाएगा इस भुजा की सम्मुख भुजा। या किसी कोण, जैसे जिस मान लेते हैं आपको सामने एक त्रिभुज ड्रॉ कर देते हैं। देखिएगा, ये त्रिभुज हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, सम्मुख भुजा, इस भुजा जो ये कौन सी भुजा है? ए बी। ए बी के सामने की भुजा बात करते थे। ए बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी। ठीक है, ए बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये हो जाएगी। ठीक है, इसे सम्मुख भुजा कहेंगे। ठीक है, सम्मुख कोण, जैसे ये भुजा ए बी भुजा, ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है? ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है? ये कोण है। तो ये कह जाएगी ए बी भुजा के सम्मुख का कोण। यानी सम्मुख मतलब सामने का। जब सम्मुख भुजा कहेंगे तो सामने की भुजा, सम्मुख कोण का मतलब सामने की कोण। ठीक है, समझ गए? अब चलिए आइए बात करते हैं राइट एंगल, कर्ण, लंब और आधार। किसके बारे में बात करते हैं? कर्ण, लंब और आधार, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लंब, कर्ण और आधार के संदर्भ में बात करेंगे कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। देखिए, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लंब कहने का मतलब क्या होगा कि वैसा कोण, जो कोण 90 डिग्री का होगा, जो कोण 90 डिग्री का होगा, तो वो जो कोण बना रहा होगा तो कोण भुजा से बनेगी। तो वो जो कोण बना रही होगी भुजा, वही क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, वही क्या होती है? लंब होती है। तो देखिए, यहाँ पे ये कोण बना रहा है भुजा, ये दो भुजा मिलकर क्या करें? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा मिलकर क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये बताइए, अगर बात करते हैं इस बिंदु के रिस्पेक्ट में, तो इस बिंदु के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है? खली पाई है। और इस बिंदु के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है? ये खली पाई है। ठीक है, बात समझिए, इस बिंदु के रिस्पेक्ट में ये भी क्या है? खली पाई है। और इस बिंदु के रिस्पेक्ट में ये भी खली पाई है। ठीक है, तो आप दोनों को लंब बोल सकते हैं। इसको भी लंब बोल सकते हैं, इसको भी लंब बोल सकते हैं। ठीक है, इसे भी लंब बोल सकते हैं, ये भी लंब बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब इस फिगर को ऐसे घुमाइए तो यही जो भुजा होगी क्या हो जाएगी? खली हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी लंब है, ये भी लंब है। समझ रहे बात को? ये भी लंब है और ये भी लंब है। लेकिन अगर हमें बात करना होगा यहाँ पे कोण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में बात करना है? कोण के संदर्भ में। तो अगर बात करेंगे कोण के संदर्भ में, ये जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण से जो जुड़ी भुजा होगी, इस कोण से क्या होगी? जो जुड़ी भुजा होगी, जो नीचे होगी, उसे क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और जो खड़ी होगी इसे क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे फिर से। तो सबसे पहले मेरा क्या था? कर्ण था। क्या था जी? सबसे पहले कर्ण, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक 90 डिग्री का होता है और बाकी क्या होता है? 2 न्यून कोण होते हैं, 90 से आपको कम ही होते हैं। दोनों 90 से क्या होता है? कम होता है। दोनों 90 से कम होता है बाकी के जो कोण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा होती है। कर्ण
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी कोण की सामने वाली भुजा होती है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसको किससे सूचित करते हैं? एस से। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। 90 डिग्री, यानी इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 90 डिग्री है। और सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण एक ही होता है 90 डिग्री का, और वह एक ही होता है, इसीलिए वह हमेशा एक जगह ही रहेगा। अब इसको यहाँ पे रखिए तो ये भुजा यहाँ पे चलेगी। यानी बड़ी कोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब बात करते हैं, आया आपको लंब और आधार। क्या आया जी? लंब और आधार आया। ठीक है, तो लंब और आधार आया, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किस एंगल के? इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो इस एंगल के लिए लंब क्या होगा और आधार क्या होगा? देखिए, इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, आधार होगा। तो लंब का मतलब आप समझ जाइए, लंब का मतलब बस एक चीज याद रखिए। क्या याद रखिए? कोण की सामने वाली भुजा। लंब के संदर्भ में क्या याद रखना है कि कोण की सामने वाली भुजा। अगर कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि ए के लिए लंब क्या होगा, इस त्रिभुज में कोण ए के लिए लंब क्या होगा, तो ए की सामने वाली जो भुजा होगी, क्योंकि हम अभी आपको तुरंत बताया है कि इस 90 डिग्री को बनाने में ये जो दो रेखा है, आपको एक रेखा ए बी और एक रेखा बी सी, ये दोनों इस बिंदु पर लंब है। तो ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है। तो कब ये लंब होगा, ये कब आधार होगा, ये डिपेंड अपॉन रेफरेंस ऑफ एंगल। ठीक है, देखने के लिए जिस एंगल के आधार पे हम देखेंगे, किस एंगल के आधार पे हम देख रहे हैं, किस एंगल के आधार पे गणना कर रहे हैं, उसी के आधार पे ये कभी ये लंब होगा या कभी आधार होगा, ये कभी लंब होगा या ये कभी आधार होगा। ठीक है, जो लंब हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में उसके बगल वाली भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए कब क्या होगा, हमें एक चीज याद रखना है कि लंब क्या होगी, जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा उस कोण की जो सामने वाली सम्मुख भुजा होगी वही क्या होगी? लंब होगी। तो इस कोण के बारे में बात करें, किस कोण के बारे में? ए के। तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बीसी। तो यहाँ पे बीसी क्या हो जाएगी? लंब। और जो बच गई वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ये हो जाएगी आपको लंब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी आधार बेस। ठीक है, ये लंब परपेंडिकुलर और ये आधार बेस। लेकिन अब हम वही बात करते हैं कि अब देखिए, अब बात कर रहे हैं आपको कोण सी के लिए। कोण सी के लिए कर्ण क्या होगा? तो कर्ण देखिए, कर्ण हमेशा एक ही होगा, क्योंकि पूरे समकोण त्रिभुज में एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है, और वो यहाँ पे और ये बन चुका है। तो अब बात करते हैं, लंब और आधार का मामला फंसा कि लंब और आधार क्या होगा। तो अभी आपको बताया गया है कि लंब किसे कहेंगे भैया? लंब किसे कहेंगे? कोण की सामने वाली भुजा। तो किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं? इस कोण के। कौन सा कोण है? सी। तो सी की सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ए बी। यानी अब क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। अब ये लंब हो जाएगी, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगी, क्योंकि इस कोण के साथ जुड़ी हुई भुजा है, तो वह क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है, यानी एक बार ये लंब हो रहा है और एक बार यही क्या हो जा रहा है? आधार हो जा रहा है। एक बार ये लंब हो रहा है और एक बार यही क्या हो जा रहा है? आधार हो जा रहा है। यानी ये जो लंब और आधार है ये बदलते रहते हैं, लेकिन बदलते किस आधार पे है? एंगल के देखने के हिसाब पर ये बदलते रहते हैं। कौन से एंगल से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसी आधार पे ये बदलते रहते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि जिस एंगल के बारे में आपको जानकारी चाहिए, लंब आधार चाहिए, उस एंगल की सामने वाली भुजा लंब होगी और जो उससे जुड़ी हुई भुजा होगी वो आधार होगी। समझ गए होंगे बातों को? अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के संदर्भ में हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसका बात करते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कहने का मतलब क्या है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो केवल बस इतना कह देने से कि समकोण त्रिभुज का आप अनुपात ले लीजिए और त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा, ये कतई सही नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय पद होते हैं, उन पदों का उस समकोण त्रिभुज के कोणों के साथ
कोणों के साथ कोरिलेट करके संबंध बना के जो भुजाओं का एक निश्चित अनुपात लिया जाएगा वही क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, कुछ त्रिकोणमितीय पद हैं, उन पदों को उस त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज के कोण के साथ कोरिलेट करके और उसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का जो अनुपात निकाला जाएगा वही क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। वही क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कैसे। तो पहले मेरे सामने, पहले हम लोगों के सामने ये बात उपस्थित हुआ कि कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो क्या है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म 6 हैं। कौन से होते हैं, तो आइए देखते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है, यही के आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। इन्हीं को जब समकोण त्रिभुज के एंगलों के साथ कोरिलेट कर दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखा है कोण ए का साइन, कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, कोण ए का कोसेंट, कोण ए का सेकेंड। इसी तरह जब इनको कोरिलेट करते हैं और एक अनुपात लेते हैं, भुजाओं का एक अनुपात लेते हैं, तो यही क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो जो ये भुजाओं का अनुपात लेते हैं ये ऐसा हूँ कैसा हूँ नहीं ले लेते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट और उसमें भी गणित पढ़ रहे हैं तो इसका हर एक चीज के लिए अपना एक नियम होता है। तो इसका क्या नियम होता है, कब किसके लिए कौन सा अनुपात लेंगे और क्या नहीं लेंगे उसको जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले अभी एक बात और जान ले। क्या जान ले कि इस साइन को लिखा जाता है SIN शॉर्ट फॉर्म में, इस कोसाइन को लिखा जाता है COS टाइम बचाने के लिए, इस टेंजेंट को लिखा जाता है TAN और कोसेक को लिखा जाता है COSEC कोसेक, इसको लिखा जाता है सेक और इसको लिखा जाता है कॉट। ठीक है, इसको लिखा जाता है साइन। मार्कर सही से नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। इसको लिखा जाएगा आपको साइन, इसको साइन, इसको कॉस, इसको टेन, इसको कॉसेक, इसको सेक और इसको कॉट। आज के बाद हम साइन को साइन बोलेंगे, कोसाइन को कॉस बोलेंगे। ठीक है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। जब इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्मों को किसी समकोण त्रिभुज के एंगल के साथ कोरिलेट करके एक निश्चित अनुपात के साथ जो नियम कहता है उस नियम के अनुपात के साथ लाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो वह निश्चित नियम क्या है, तो देखिए अभी आप अवगत हुए हैं परपेंडिकुलर से, बेस से, हाइपोटेनस से, अर्थात लंब से, आधार से और कर्ण से। किससे, लंब से, आधार से और कर्ण से। तो देखिए बात जब करेंगे साइन, क्या बात करेंगे, साइन। तो साइन के लिए त्रिकोणमिति में ये जो लंब आधार कोण होते हैं इसका क्या निश्चित अनुपात है, कब उस अनुपात को लेंगे तो साइन बोलेंगे, उसको देखते हैं। तो अभी उसको देखने से पहले एक और चीज जान लें। ये जो साइन है ना, साइन किसने दिया था सबसे पहले, इस साइन को सबसे पहले हमारे एक भारतीय गणितज्ञ थे, वही ने बताया था, जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। 500 ईस्वी में उन्होंने किताब की रचना की थी आर्यभट्टियम, उसमें ही उन्होंने उस समय ही साइन के बारे में चर्चा किया हुआ था। तो देखिए साइन के लिए हम क्या लेंगे, साइन के लिए लेते हैं आपको लंब बटा आधार, सॉरी साइन के लिए क्या लेते हैं, लंब बटा हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। लंब बटा कर्ण जब होगा तो वह त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात होगा, साइन अनुपात होगा। ठीक है, जब लेंगे कोसाइन अनुपात लेंगे तो कोसाइन के लिए क्या लेते हैं, कोसाइन के लिए लेते हैं आधार बटा आपको हाइपोटेनस। यानी कहने का मतलब क्या है कि बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बाई कर्ण। जब आधार, त्रिभुज का आधार और उसके कर्ण का अनुपात लेंगे तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात आता है टेंजेंट के लिए। तो टेंजेंट के लिए क्या लेते हैं, पी बाई बी, अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कहने का मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, उसी तरह बात आते हैं कॉसेंट के लिए, यानी कॉसेक के लिए। तो इसके लिए क्या होगा आपको, h बाई पी, क्या होगा, h बाई पी। सेक के लिए आते हैं तो सेक के लिए क्या होगा जी, सेक के लिए होगा h बाई बी। और उसी तरह कॉट के लिए आते हैं तो कॉट के लिए क्या होगा, b बाई पी, क्या होगा, b बाई पी।
ठीक है, क्या होगा बी बाई पी। तो ये जो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इनका अनुपात साइन का जब बात करेंगे तो पी बाई एच, कॉस का बात करेंगे तो बी बाई एच, टैन का बात करेंगे तो पी बाई बी। ठीक है, कॉसेक का बात करेंगे तो एच बाई पी, सेक का बात करेंगे तो एच बाई बी, कॉट का बात करेंगे तो बी बाई पी। चलिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, हमने लिखा साइन को पी बाई एच और कॉसेक को एच बाई पी। देखिए आपको यहाँ पे क्या रिलेशन संबंध में आ रहा है, पी बाई एच और एच बाई पी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। यानी ये जो पी बाई एच है आपको ये कब बराबर होगा, जब 1 बाई एच पी करें एच बाई पी, जब 1 बाई एच बाई पी करें तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर। कैसे बराबर हो जाएगा, देखिए पी बाई एच, ये पी कहाँ चला जाएगा ऊपर और एच नीचे जाएगा, बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। अगर साइन पी बाई एच है तो कॉसेक क्या होगा, एच बाई पी। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भैया साइन बराबर 1 बाई कॉसेक। यही ना आया जी, अभी तुरंत आपको किया था ना, तुरंत किए थे पी बाई एच बराबर 1 बाई एच बाई पी बराबर आया था। कैसे इसको पलटे देखे तो पी बाई एच आ गया था। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि साइन किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक के बराबर हो जाएगा। एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया, इसको याद रखने का जरूरत नहीं क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि कभी आप इस बात को, इस चीज को नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। उसी प्रकार देखिएगा आपको यहाँ भी एक रिलेशन दिखेगा। क्या रिलेशन दिख रहा है, तो कॉस बराबर क्या है जी, बी बाई एच, और आपको सेक बराबर क्या है, एच बाई बी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखिएगा, ये कहाँ से बराबर है, तो देखिए हम बराबर करके दिखाते हैं। इस बी को ऊपर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, देखिए तो बराबर हो गया। यानी जो हमने लिखा है 1 बाई एच बाई बी सही है, और बी बाई एच आपका क्या है जी, कॉस है। बी बाई एच क्या है, कॉस है, और ये एच बाई बी क्या है, एच बाई बी क्या है, सेक है। यानी टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 1 बाई सेक। अब देखिए यहाँ भी रिलेशन निकल गया कि कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और सेक का अपोजिट होगा कॉस, कॉसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन, साइन का अपोजिट होगा कॉसेक। उसी प्रकार एक और आपको रिलेशन दिखेगा। क्या रिलेशन दिखेगा, देखिए देख लेते हैं क्या रिलेशन है। tan बराबर हमने क्या लिखा था जी, tan बराबर हमने लिखा था p बाई बी, और यहाँ पे cot है b बाई पी, इसको भी ऐसे बना लीजिए b बाई पी। इसको भी जब आप उलट के देखिएगा तो देखिएगा ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कि जो p बाई बी है वह क्या है, tan, वह क्या है जी tan, और 1 ये b बाई पी क्या है, cot। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो साइन होता है कॉसेक, ये साइन का अपोजिट कॉसेक होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, tan का अपोजिट कॉट होगा। ठीक है, और साइन का क्या होगा, p बाई एच, कॉस का क्या होगा, b बाई एच, tan का क्या होगा, p बाई बी। तो साइन का अपोजिट कॉस है तो इसका p बाई एच होता है तो इसका क्या हो जाएगा, h बाई पी। सेक का कॉस का अपोजिट सेक है, सेक का b बाई एच होता है तो इसका क्या हो जाएगा, h बाई बी। कॉट का क्या हो जाएगा, p बाई b बाई पी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक और रिलेशन आपको देखना है। ठीक है, एक और रिलेशन क्या देखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मिटाने वाला है। ठीक है, देखिए एक और रिलेशन क्या देखना है। देखिए ऐसा हमने लिखा यहाँ पर कि साइन बटा कॉस। क्या लिखा, साइन बटा कॉस। साइन क्या है था जी, p बाई एच, अभी जस्ट पढ़ लो, और ये कॉस क्या है, b बाई एच। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसको उलटिए, देखिएगा गुना कीजिए, p बाई एच गुना, ये नीचे तो क्या हो जाएगा h, ये ऊपर क्या कट गया, यानी क्या हो गया, p बाई बी। ये जो आप लाए हैं साइन बाई कॉस, ये क्या आ गया, p बाई बी, और p बाई की बी क्या है, tan। क्या है जी, tan। यानी साइन में जब कॉस से भाग देंगे, साइन में जब कॉस से भाग देंगे तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा, tan। क्या निकल कर आएगा, tan। इसी का अपोजिट करके आप देख लीजिएगा घर पे। अपोजिट करने का मतलब क्या है कि जब भैया आप कॉस में साइन से भाग दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, कॉट। ठीक है, क्या निकल के आएगा, कॉट। तो हमने 3 रिलेशन यहाँ पढ़ा, 2 रिलेशन ये पढ़ा, टोटल 5 रिलेशन हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे एक चीज और देखा जाए। क्या देखा जाएगा, तो देखिए हमने बताया यहाँ पे इसको साइन के लिए p बाई एच, कॉस के लिए b बाई एच, और tan के लिए आपको क्या था जी, p बाई बी था। ठीक है,
अगर आपको साइन का याद रखना, कॉसेक होता था, कॉसेक पूछेगा तो h/p, सेक पूछेगा तो h/b, कॉट पूछेगा तो b/p। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए देखिए, इसको याद रखने के लिए पंडित भोला प्रसाद हरि 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 बोल, या हरि हरि बोल है। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल है। पंडित पी, भोला बी, प्रसाद पी, एच हरि बी बोले। अर्थात अब इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। पहले याद करना है आपको कि ऊपर साइन आएगा, इसके बगल में कॉस आएगा और यहाँ पे टैन होगा। इसका होगा पंडित भोला प्रसाद बट्टा 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 हरि हरि बोल, या हरि हरि बोले। ठीक है। साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, तो 1/p/h यानी h/p। कॉस का अपोजिट सेक, तो b/h का अपोजिट h/b। टैन का अपोजिट कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा? b/p हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको यहाँ से रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप समझ चुके हैं कि क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं ना, ये सारे एंगल के लिए होते हैं। जैसे कि त्रिभुज, कोई ये समकोण त्रिभुज है, अगर बात करते हैं इसमें ए बी सी, अगर बात करते हैं कोण बी का, तो कोण बी का भी क्या होगा? कोण बी का साइन, कोण बी का कॉस, कोण बी का टैन, कोण बी का कॉसेक, कोण बी का सेक, कोण बी का टैन। उसी तरह कोण सी के लिए भी साइन कॉस टैन, कॉस सेक टैन, कॉसेक सेक कॉट, ये आते रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि अब क्या लिखना होता है। जैसे हम बात करते हैं साइन के साथ इस एंगल को कोरिलेट करना है, तो साइन क्या होता है? p/h होता है। और एंगल बोला है ना आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक पद का उस त्रिभुज के कोण के साथ कोरिलेट करने के बाद एक निश्चित अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो ये क्या हो गया? साइन ए, साइन ए बराबर p/h। उसी तरह बात करेंगे कॉस ए बराबर b/h, टैन ए बराबर p/b। साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? h/p। कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक, तो क्या हो जाएगा जी? h/b। टैन का अपोजिट क्या होगा? कॉट, तो क्या हो जाएगा? b/p। कॉट है, कॉस है, सेक है। जैसे ये साइन ए के साथ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, उसी तरह बी के साथ आएगा। क्या हो जाएगा? साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट बी। उसी तरह सी के साथ आएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला है, एक बात ध्यान देने वाला है। क्या ध्यान देने वाला है? तो देखिए, ध्यान देने वाला ये है कि हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन गुना ए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं है, इसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज के कोणों का, समकोण त्रिभुज के कोणों का भुजाओं के साथ जो अनुपातिक रिलेशन होता है उसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और उसका एक नियम होता है कि कब लंब बटा आधार लेना है, कब आधार बटा लंब लेना है, कब लंब बटा कर्ण लेना है, कब कर्ण बटा लंब लेना है। उसको 6 भागों में दिखाया था, 6 रूपों से दिखाया था। उसके लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं और उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्मों को एंगल के साथ ही कोरिलेट किया जाता है, उसी के साथ मिलाया जाता है। इसीलिए हम लिखते हैं साइन ए, न कि साइन गुना ए। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा एक टर्म है, उसको देखिए, उसको भी समझते हैं कि क्या होता है। ऐसे लिखा रहता है कि साइन ए का स्क्वायर, तो आप इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। सुविधा के लिए किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। इसको ये ए का स्क्वायर नहीं किया जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है। चलिए ठीक, वहीं जब बात करेंगे आपको कि साइन ए इनवर्स, इनवर्स मतलब इसका पावर माइनस है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं।
इस बात को याद रखिएगा। जब भी मैंने कहा ये स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया था और ये सही हो गया था, लेकिन जब अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जब ये होगा तब ये ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, ये बाद में जाना जाएगा, ठीक है। ये ऊंचे क्लास से संबंधित जब सारे त्रिकोणमिति को एक बार समाप्त कर दिया जाएगा, तो जब इसका हाई लेवल पढ़ा जाएगा तो वहां पे ये बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब क्या बात करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है आपको नोट करके कि यदि कोण समान बना रहता है तो क्या लिखा जाए, यदि कोण समान बना रहता है तो, यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है क्या कि समझिएगा बात को, कि यदि कोण समान बना रहा हो, यानी कोण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, कोण समान बना रहा हो, कोण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो जो त्रिकोणमितीय उस कोण का, जो कोण समान बना उस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होगा, भुजा की लंबाई बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई मान नहीं बदलेगा। कैसे नहीं बदलेगा, देखिए एक आपको फिगर ड्रॉ करते हैं, ये आधार हो गया, ये ए बी हो गया, ठीक है। चलिए ये मेरा एक एंगल है, जो ये एक एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा है, या इसको ए ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहां से एक लंब गिराइए, ये बी, इस पॉइंट को सी लीजिए। अब क्या करना है, इसी रेखा को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा दिया हमने, ये भी आगे बढ़ गया, यहाँ लंब गिराइए, इसको पॉइंट ले लीजिए एम और एन ले लीजिए, ठीक है। एक त्रिभुज आपके सामने ये उपस्थित है, एक त्रिभुज आपके सामने ये उपस्थित है, ये ए बी सी और ये ए एन एम, ठीक है। आपके सामने दो त्रिभुज आ गया, एक त्रिभुज क्या है ए बी सी एंड दूसरा त्रिभुज क्या है ए एन एम, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं जी, इसको ले लेते हैं एम और इसको ले लेते हैं एन, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, बाकी कुछ नहीं है। ये ना समझिए कि इसमें कुछ चमत्कार होने वाला है, बस अच्छा लग रहा था इसीलिए ऐसे ले लिया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में जो कोण है, इस वाले त्रिभुज में दोनों में कोण है, यानी बात करते हैं कोण बी ए सी, कोण बी ए सी इसमें भी है, और कोण एम ए एन, कोण एम ए एन, ठीक है, दोनों में है। तो जो इसमें जितना है उसमें उतना ही है, बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण एक क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या है कोण 90 डिग्री, तो ये लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम एन। तो इसके पहले वीडियो बनाया जा चुका है समरूपता का, वहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जाकर पहले उसको पढ़ें, बातें समझ में आएंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे किसी दो त्रिभुज का अगर दो कोण समान है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली समान हो जाएगा, ये इसके समान हो जाएगा, ठीक है। समान है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम एन, दो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो जो दो त्रिभुज समरूप होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। कहने का मतलब ये है कि ए बी ए बी इसके संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, ए एम, ठीक है। ये हो जाएगा बी सी, बी सी इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा जी, एन एम, ठीक है। बराबर होगा ना जी, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़े होंगे समरूपता तो बातें समझ में आ रही ए बी, इसको ला लेंगे इधर बी सी, तो इसको क्या करेंगे ऊपर लेकर चले जाएंगे ए एम बटा एन एम, ठीक है। ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ए बी बाई, इस कोण के लिए बात करते हैं तो ए बी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा, बेस, बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आपको ये लंब हो गया पी,
ये क्या हो जाएगा ए बी, आपको ए बी बेस, और ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, ये ए एम आई, ए एम क्या हो जाएगा जी इस कोण के लिए बेस, और पी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एन एम, लंब हो जाएगा। यानी देखिए बी बाई एन क्या होगा साइन है, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं साइन है। बी बाई पी भी क्या हो जाएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं साइन ए। देखिए यहाँ भी साइन नहीं आया, यहाँ भी साइन नहीं आया, दोनों का मान बराबर, लेकिन यहाँ पे इस त्रिभुज में ये भुजा इतनी ही छोटी थी और बड़े त्रिभुज में ये भुजा बड़ी हो गई। तो यही लिखा गया कि यदि कोण समान बना रहा, कोण समान था, पहले त्रिभुज में भी ए था और बाद वाले त्रिभुज में भी ए ही था, यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के, ये कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में अगर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई बढ़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक क्या एंगल ना बदले, एंगल बदलेगा तभी परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ लिया, त्रिकोणमिति का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके संदर्भ में जानकारी ज्ञात कर ली। अब बात करते एक प्रमेय आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है पाइथागोरस प्रमेय? उन्होंने क्या कहा था कि एच का स्क्वायर, एच मतलब क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको एक और तरीका से जानते हैं कि एच बराबर, ये स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा हमने इसलिए बोला कि अगर कोई आपको समकोण त्रिभुज दिया हो, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को हमने इसलिए लाया कि अगर यदि आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, जैसे आपके सामने दिया है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज, उसमें आपको लंब दिया है 3 और आधार दिया है 4 और कहेगा कि हाइपोटेनस आपको ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाया जाता है। कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस फार्मूला। पाइथागोरस फार्मूला में क्या है, तो ये आपको लंब बराबर मिल गया 3, आधार बराबर मिल गया 4, एच निकालना है, एच बराबर वाट, तो यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एच बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब लंब का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर 4 का हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16 9 25 निकल के क्या आ जाएगा 5, यानी हाइपोटेनस हमारा निकल के क्या आ गया जी यहाँ पर 5 आ गया। अगर वहीं आपको हाइपोटेनस दिया रहता, आधार दिया रहता, लंब पूछता, तो क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, आपको एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, आपको क्या निकालना, लंब निकालना है, लंब नहीं दिया है तो इधर आ जाइए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर है इसको इधर लाइएगा, ये रूट हो जाएगा, तो एच कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर पी, क्योंकि आप इधर ला चुके हैं, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर पी, 16 में से 9 16 25 में से 9 गया 16, सॉरी 25 में से 16 गया 9, तो P बराबर आपको निकल के आ गया 3। अब ये स्क्वायर रूट तोड़ने कैसे आता है, इसका मतलब होता है ये 9 हो गया 3 गुना 3, तो जब 2 के बदले आप एक चीज बाहर निकालते तो स्क्वायर रूट बाहर, स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इससे कुछ प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप इसको घर पे बनाइएगा और जो नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां से आपको बता दिया जाएगा। जैसे अभी आपको एक और प्रॉब्लम बनाकर समझाएंगे। ठीक है, टाइम तो काफी हो गया जी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं कि देखिए, आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या कीजिए, साइन ए, कॉस ए और
tan b और क्या निकालिए जी, क्या छूट गया, सेक छूट गया, सेक बी इत्यादि आप घर पे निकालते रहिएगा, ठीक है। एक आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए हुए त्रिभुज का रचना करेंगे। तो रचना करने पे क्या होगा, जैसे एक त्रिभुज आप बना लिए, न्यू त्रिभुज बन गया, आप इसको इंगित कर दीजिए ए बी सी, ठीक है। ए बी सी, इसको यहाँ से ऐसे नाम दीजिए क्योंकि ए बी सी, बी सी क्या है, ये हो गया 5 आपको। ए को अगर इसमें लिखा रहेगा कि कोण ए क्या है, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। और आपको ए बी ये है 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ पे बी और सी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोण 90 दे दिया है, उसको भी देख लिया जाएगा, ठीक है, बाद में अगले वीडियो में, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको 5 है, ये 4 है, किसके संदर्भ में बात करना है, देखिए अब दो कोण, एक बी है और एक सी है, 2 बार में निकालना है, यहाँ बी, यहाँ भी 3 बी 1 सी, यानी एक रिस्पेक्ट में रखना है बी। तो आप कर्ण के बारे में हम आपको बताएं, ये कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो बड़ा रहे, बड़ी कोण के सामने वाली बड़ी कोण के सामने जो बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी। लंब और आधार बदलता है, किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, कोण के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा जब कोण बी के लिए बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वहीं जब कोण सी के लिए बात करेंगे लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लंब ये हो या ये हो, इसके लिए सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जाएंगे। किससे जाएंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि भैया h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर आपको दिया है, h का स्क्वायर नीचे दिख रहा होगा, h का स्क्वायर दिया है, p का स्क्वायर क्या है आपको, ये मान लीजिए ये b के लिए मानते तो p का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, b बराबर दिया है 4 का स्क्वायर और h बराबर क्या दिया है 5 का स्क्वायर। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो p बराबर आपको निकल के आ जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा AC बराबर 3 निकल कर सामने आ गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं साइन बी। साइन बी का क्या होता है जी, p/h होता है, p/h होता है। साइन बी के लिए p क्या है, ये है, यानी क्या हो गया आपको AC/BC, AC/BC। AC क्या है जी, AC 3 है और BC क्या है 5 है। अब बात करते हैं tan B के लिए, पहले B वाला समझ लेते हैं। tan B के लिए क्या होता है P/B, P क्या है 3, B क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। अब बात करते हैं sec B के लिए। sec B क्या होता है, cos का अपोजिट होता है, cos का क्या होता है B/H, तो इसका क्या होगा H/B, यानी H क्या है 5, B क्या है आपको 4, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये। अब आता है एक C वाला, तो एंगल C कौन सा है, एंगल C ये है, तो अब P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो cos C बराबर क्या होता है आपको, cos C बराबर होता है B/H, तो B क्या है आपको ये है, तो इसका हो जाएगा 3/5 cos C। वीडियो लंबा है, आप लोग लंबा वीडियो देखते नहीं, इसीलिए थोड़ा जल्दी से समझा है। अगले वीडियो में आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे, आपको भाषा के साथ बनाकर समझाएंगे कैसे भाषा के साथ बनाया जाता है, और वहां से आप समझिएगा। चलिए धन्यवाद आप सबों का, आपने जो ध्यान बनाकर देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप बातों को अच्छी तरीके से समझे होंगे, और आप आसानी से इस जो अभी थ्योरी बताएगा, इस थ्योरी पे आधारित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि चीज़ें अच्छी हैं, मेहनत किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, आप अपने अगल बगल जान पहचान वाले को वीडियो बताइए और बोलिए पढ़ कर देखें। देखिए इसमें तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, हम लोग अभी कुछ वास्तविकता है कि आदमी कोई भी काम करता है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंक होता है, तो हम लोग को भी कुछ फायदा हो। वास्तविकता तो यही है, काम करें तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। आप लोग से यही है कि अगर आप लोग के लिए हम जो कर रहे हैं, अगर वो आप लोग के लिए बेनिफिटेड है, तो हम लोग के लिए हम लोग के फायदे के लिए आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, जो दिक्कत आ रहा हो उस दिक्कत को आप पूछिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।